Good evening, students. In today's video, I'm going to discuss with you the answers to the questions that I had shared with you yesterday, those 5 pages. I'm going to discuss every question one by one, and accordingly, I'm going to give you the reasons thereof why an answer is correct out of the following options and the reason. Okay, let us take that up one by one. Good evening, children. Today I am commencing this 7th video based on chapter 3 in macroeconomics. I had already shared with you the assignment 5 sheets yesterday, and I had promised that I am going to discuss these questions with you and tell you what are their answers and why. सबसे पहले the first question, will the following be included in domestic factor income or not? Give reasons. सबसे पहला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है दैट इज ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट. नाउ ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम फॉर द रीजन दैट इट इज ट्रांसफर इनकम, बिकॉज ट्रांसफर इनकम इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. अब ये ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट ने दी है ये ट्रांसफर इनकम कैसे है? दिस इज़ बिकॉज गवर्नमेंट कई बार ऐसे लोगों को जो ओल्ड एज में हैं और जिनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, उन्हें एक छोटा सा अमाउंट मंथली देता है एज अ पेंशन विच इज़ नोन एज ओल्ड एज पेंशन. ये पेंशन उन्होंने कमाई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ आउट ऑफ गुडविल, सोशल वेलफेयर उनको ये अमाउंट दे रही है. सो इट इज़ नॉट एन अर्नड इनकम, दैट इज़ वाई इट बिकम्स अ ट्रांसफ़र इनकम. और ट्रांसफ़र इनकम होने की वजह से ये ना तो डोमेस्टिक इनकम में ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी. सेकंड इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. व्हेन वी डिस्कस्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी. नंबर 1, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. डोमेस्टिक इनकम इज एन इनकम अर्नड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. यानी डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाती है. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है ये इनकम बाहर से, कंट्री के बाहर से अर्न की जा रही है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न नहीं की जा रही, इसीलिए इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करते हैं. लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, विल द फॉलोइंग बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम और नॉट. तो इस क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम बिकॉज इट इज अर्नड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. ये इसका रीजन होगा. थर्ड, salaries to Indian residents working in Russian embassy in India. मैंने आपको जब डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ाया था तब आपसे कहा था जब कोई भी क्वेश्चन आएगा कि ये इनकम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या नहीं है, तो आपको खुद से ये सवाल करना है वेयर इज इट अर्नड, और अगर आंसर है दैट इट इज़ अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी तब वो इनकम डोमेस्टिक इनकम होगी, अदरवाइज वो डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी. तो उसके अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी, इंडिया के वाटर्स, इंडिया का एयरबेस, ये सब इंक्लूडेड है. और इंडियन एम्बेसी वर्ल्ड में कहीं भी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. आई एम रिपीटिंग, अगर रशियन एम्बेसी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. इसीलिए रशियन एम्बेसी में कोई भी इनकम अर्न की जा रही है, कोई भी उस इनकम को अर्न कर रहा है, वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी फॉर द सिंपल रीज़न कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न नहीं हुई. ओके, सो सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट working in Russian embassy in India
will not form a part of domestic factor income. Fourth है profits earned by a company in India which is owned by non-resident. Profits earned by a company in India which is owned by non-resident. अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि नॉन रेजिडेंट ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा? हमें फिर वापस वही क्वेश्चन करना है खुद से कि ये कहाँ अर्न की गया है, ये प्रॉफिट कहाँ अर्न किया गया है. क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन इंडिया, तो हमारा आंसर है कि ये इंडिया में अर्न किया गया है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया गया है, इसीलिए इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. सो एज लॉन्ग एज इट इज अर्न इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, it becomes a part of domestic income, irrespective whether it is earned by a resident or a non-resident. I hope the first 3 points are clear. Let us move to the next question. Will the following factor incomes be a part of domestic factor income of India? Give reasons. Again, the question is the same. The logic will also be the same. क्या देखना है हमें? क्या वो domestic territory के अंदर earn हुई है या नहीं? Number 1. Profits earned by foreign banks from their branches in India. Profits earned by foreign banks from their branches in India. Again, the same question, where is it earned? Answer, in India, in the domestic territory of India. So it becomes domestic factor income. It is a part of domestic factor income. Next, salary received by Indian resident working in American Embassy in India. Same question. American Embassy, is it a part of domestic territory of India? Answer, no. So when American Embassy is not part of domestic territory of India, the income earned, whether it is salary or any income, it is earned outside the domestic territory of India, it will not be included in domestic factor income. The third, profit earned by Indian company from its branches in Singapore. I am repeating, profits earned by Indian company from its branches in Singapore. So where is it earned? In Singapore. Is Singapore a part of domestic territory of India? No. So this income will not be included in domestic factor income. Now the fourth point, compensation of employees given to residents of China working in Indian Embassy in China. Compensation of employees given to residents of China working in Indian Embassy in China. Now, what are we going to ask? Where is it earned? It is earned in Indian Embassy in China. Indian Embassy in China is a part of domestic territory of India. I will repeat that Indian Embassy, wherever it is in the world, it will be considered a part of domestic territory of India. And the income earned in the domestic territory of India will be part of domestic income of India. So compensation of employees, which is also known as wages and salaries. इसका common नाम है wages and salaries. Otherwise इसको national income and related aggregates वाले chapter में हम compensation of employees कहते हैं. तो wages and salaries जो किसी इंडियन ने रेजिडेंट ऑफ चाइना ने अर्न किए हैं इंडियन एम्बेसी में, तो उसको हम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का पार्ट मानेंगे, just for the simple reason that it is earned in the domestic territory of India. The third question, will the following factor incomes be included in domestic factor income? Again, question is the same. Let us straight away come to the answer. To the first point. Compensation of employees to residents of Japan working in Indian Embassy in Japan. I believe जब पिछले क्वेश्चन में हमने ये इंडियन एम्बेसी इन चाइना वाला पॉइंट किया था, तो उससे ही ये आंसर भी हमें मिल जाएगा. नाउ इन दिस पार्ट, compensation of employees is earned by a resident of Japan working in Indian Embassy in Japan. Question is the same. Where is it earned? In Indian Embassy. Indian Embassy is a part of domestic territory of India.
So compensation of employees earned by resident of Japan, that is wages and salaries earned by resident of Japan, will be part of domestic income of India because they are earned in the domestic territory of India. Profits earned by the branches of foreign bank in India, again earned in India in the domestic territory of India, so part of domestic factor income of India. Next, rent received by an Indian resident from Russian embassy in India. Rent received by an Indian from Russian embassy in India. Now this income is earned by Indian, but the source is Russian embassy, and Russian embassy is not part of domestic territory of India. So this will not be included in domestic factor income. Profits earned by a branch of State Bank of India in England, not included in domestic factor income because it is not being earned in the domestic territory of a country. Now moving to the fourth question. I believe the first three questions that I have discussed with you, fourth वाला उसी तरीके से अगर आप ट्राई करोगे तो अपने आप से आपसे हो जाएगा. In case you are not able to do it, then you can ask me. अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर. State whether the following incomes are factor incomes or transfer incomes. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए you need to know what are factor incomes. अगर आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, यस, सेल, CELL. C stands for capital, E stands for enterprise, L stands for land and another L stands for labor. ये चार हैं factors of production. When they render their services to the producing units or firms, तो उनको अपने काम के बदले में पैसे मिलते हैं जिनको फैक्टर इनकम्स कहा जाता है. फर्म जो कि उन्हें पेमेंट करती है उसके लिए द सेम थिंग्स आर फैक्टर पेमेंट्स, लेकिन जिनको मिलता है एज एन इनकम उनके लिए ये फैक्टर इनकम्स हैं. लाइक लैंड विल गेट रेंट, लेबर विल गेट वेजेस, कैपिटल विल गेट इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज विल गेट प्रॉफिट. तो ये कहलाती हैं फैक्टर इनकम्स विच आर अर्नड इनकम्स. ये मेंशन हमने जब डिफरेंस किया था फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का तब भी किया था, दैट वी नीड टू नो कौन सी इनकम्स फैक्टर इनकम्स हैं, बिकॉज सिर्फ फैक्टर इनकम्स या सिर्फ अर्नड इनकम्स ही नेशनल इनकम का पार्ट बनती हैं. अनअर्नड इनकम्स या ट्रांसफर इनकम्स नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती हैं. तो इनमें से आपको ये बताना है विच वंस आर फैक्टर इनकम्स और अर्नड इनकम्स एंड विच वंस आर ट्रांसफर इनकम्स. मैंने यहाँ पर एक स्टार लगा दिया है. दैट पार्ट नीड्स अ डिस्कशन विच वी कैन डू लेटर. बाकी सारे पार्ट्स हम लोग अभी कवर अप कर लेते हैं. द फर्स्ट वन, पॉकेट मनी. नाउ आई थिंक इट इज़ एन ईजी वन. पॉकेट मनी अर्न नहीं होता है, सो इट इज़ अ ट्रांसफर इनकम. सो not only are you going to write pocket money is transfer income, but साथ में आप reason भी लिखोगे because it is not an earned income. Second is bonus. Now bonus अलग से कुछ नहीं होता है, it is part of wages. जब कोई काम करता है तो उसको अपने काम के बदले में wages मिलती है, salaries मिलती है, और उस salary का एक part होता है bonus. तो क्योंकि सैलरी मिलती है काम के बदले में और उसका पार्ट है बोनस, सो बोनस इज ऑल्सो एन अर्न इनकम और फैक्टर इनकम. द थर्ड वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑन द डिपॉजिट्स इन द बैंक. दिस पार्ट वी आर गोइंग टू टेक अप लेटर बिकॉज ये अभी इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड होनी हैं जो आपको अलग से समझाऊंगी मैं. उसके बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा. लेट्स स्ट्रेट अवे कम टू द फोर्थ पार्ट, इनकम फ्रॉम indirect taxes. Indirect taxes, let me be clear, indirect taxes क्या होते हैं? Indirect taxes is one form of taxes which we pay on goods and services. जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर है और उसको कोई सामान बना के बाजार में बेचना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना पड़ेगा. दैट इज़ वाई गुड्स और सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. आजकल हम फेमिलियर हैं विद द वर्ड GST.
सो जीएसटी इज नथिंग, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है. ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, और इसको हम एज अ प्रोड्यूसर पे करते हैं टू द गवर्नमेंट. अब यहाँ पर इसकी रेलेवेंस एज ट्रांसफ़र इनकम या फैक्टर इनकम समझने के लिए हमें ये पता लगाना है कि ये ट्रांसफ़र इनकम की कैटेगरी में यानी अनअर्न्ड इनकम की कैटेगरी में आएगा गवर्नमेंट की, या अर्न्ड इनकम. अब ये कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट उसके बदले में हमें बहुत सारी चीज़ें देती है. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सड़कें बनाती है एंड ऑल दैट. लेकिन क्या गवर्नमेंट सड़कें बनाती है जितना हम टैक्स पे करते हैं उतने अमाउंट से, या फॉर एग्जांपल जो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं क्या वो उन सड़कों को यूज़ नहीं करते? अगर ये दोनों बातें आप लोग सोचें तो इसमें ये एक क्लैरिटी आ जाएगी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारी तरफ से एक यूनिलैटरल पेमेंट है, यानी हम एक पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हैं फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट एग्जैक्टली उस पेमेंट के बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही. सो दैट इज वाई गवर्नमेंट की ये ट्रांसफर इनकम कहलाएगी. ओके, ये ट्रांसफर इनकम नहीं होती अगर एग्जैक्टली हमारे टैक्स के बदले में उतने अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट हमें रेंडर करती जो कि वो नहीं करती है. ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि हमारा टैक्स कहीं ना कहीं हेल्प करता है गवर्नमेंट को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अस विद मेनी public utility services. Okay, so indirect tax is a transfer income of the government. So again it will not be included in national income. Now next we come to the sixth question. Giving reasons, explain how should the following be treated in estimating GDP. So I believe हमने GDP वाला पार्ट काफ़ी कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में, तो ये वाला पार्ट आप लोग कर पाओगे. अगेन इस पे भी मैंने स्टार मार्क कर दिया है बिकॉज अगर आपको नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क मी सेपरेटली, बिकॉज इसमें 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आई नीड टू एक्सप्लेन यू फर्दर इन द चैप्टर. उसके बाद में ये 6 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे. सो यू कैन एज वेल लीव दिस क्वेश्चन अगर आप एक बार में नहीं समझ में आता है आपको. वी कैन स्ट्रेट अवे कम टू क्वेश्चन नंबर 7. How should the following be treated in estimating national income of the country? You must give your reason for your answer. When you read this question, be very clear in your mind कि अब ये question आ गया है what is to be included in national income onwards. Okay? अभी तक हम देख रहे थे what to be included in domestic income and if it is to be included why and if not then why not. ओके, जहाँ मैं आपको बार बार कह रही थी कि आपको ये सवाल पूछना है खुद से कि ये कहाँ कमाई गई है. अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है तो वो डोमेस्टिक इनकम है. राइट, नाउ व्हेन वी कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे पूछ रहे हैं हाउ विल बी द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन नेशनल इनकम. तो यहाँ आपको सवाल जो पूछना है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. यहाँ सवाल ये पूछना है दिस इनकम इज अर्न बाय whom और who इज अर्निंग दिस इनकम. ओके, अगर आपका आंसर है resident of the country then that income will be included in national income, और अगर आपका आंसर है नॉन रेजिडेंट तो वो इनकम इंक्लूड नहीं होगी. लेट मी रिपीट माई सेल्फ. फॉरेन इनकम टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इट शुड बी अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. एनी इनकम विच इज जनरेटेड in the domestic in the country but it is not earned by the resident or it is earned by the non-resident will not be a part of national income. Okay, so one by one we are going to cover up and see every time by whom is this income being earned. Okay, let's take up the first one. Taking care of aged parents. Now this is a very easy thing. I don't think इसमें national और domestic concepts कहीं भी आते हैं. टेकिंग केयर ऑफ एजेड पेरेंट्स के लिए अगर कोई अमाउंट है जिससे एजेड पेरेंट्स का ध्यान रखा जा रहा है, उनकी दवाई का या कुछ भी चीज़, सो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ ईदर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, विच मीन्स कि ये ट्रांसफ़र इनकम का ही पार्ट होगा. ना तो ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा और ना ही ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा क्योंकि ये ट्रांसफ़र इनकम है. Because taking care of aged parents is not a bilateral transaction. Only एक तरफ से you are taking care of your parents
उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बायलैटरल तब कहलाता है जब हम कुछ करें और उसके बदले में भी हमको कुछ मिले। हम पैसे दें तो उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिले एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजैक्शन भी किस कैटेगरी में आएगा? ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में। तो ना सिर्फ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि अगर यही सेम चीज़ आपकी डोमेस्टिक इनकम के लिए भी पूछी जाए तो वहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होगा। और रीज़न एक ही है, दैट दिस इज अ ट्रांसफर इनकम। ओके, पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। नाउ पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स को डिस्कस करने के लिए आई विल टेक यू टुवर्ड्स द बोर्ड एंड in a very short manner I'll just help you to remember जो हमने एक चीज़ पहले की थी, ये corporate tax है क्या? Okay, so just for a minute I'll take away this book from here and you all please just look at the board. Okay, here, are you able to see it? This is profit. Okay, I'll just bring this camera closer. Just hold on. Now I believe you'll be able to see it better. Okay, so this is profit. Fine. This profit is earned by the factors, and which particular factor? Enterprise. Okay. This profit that is earned by the entrepreneur or enterprise, it is having three parts. 1, 2 and 3. The first part is known as dividend. Dividend is that part of profit which is given to the shareholder. Okay, so the shareholder gets a part of the profit because उसने शेयर खरीदे हैं तो उसका प्रॉफिट में भी हिस्सा है और उस हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है दैट इज डिविडेंड। अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। बाकी किसी भी टैक्स की तरह से ये टैक्स एक फर्म या कॉर्पोरेट पे करती है किसको? गवर्नमेंट को। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कि टैक्स की फॉर्म में जमा होता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, वो कहलाता है प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, द थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज undistributed profit or retained earnings. प्रॉफिट का सिर्फ ये तीसरा हिस्सा ही ऐसा है जो कि एक फर्म के पास में या एंटरप्रेन्योर के पास में रहता है, इसीलिए इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। बिकॉज ये प्रॉफिट का हिस्सा कहीं नहीं जाएगा, ये फर्म रिटेन करेगी in order to combat future losses. Okay, now that you know these three parts of profit, और आपको पता है profit is a factor income. अगर हम कहें profit क्या include होगा national income में, very simple answer, include होगा। ठीक है, तो profit का कोई भी part अगर आपको given है और पूछा जाता है will it be a part of national income or not, definitely the answer is yes. अगर आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि corporate tax क्या ये इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, योर आंसर इज यस, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज अ फैक्टर इनकम। अभी क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में आपसे रिटेन्ड अर्निंग्स पूछी जाती हैं, सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? रिटेन्ड अर्निंग्स बीइंग द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज अ फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। Whatever your queries, you can ask me on my chat, on the group that I've created, Positive About Economics.